तीन सहेलियों का ससुराल। ए राधा, तेरा भी और देर स्कूल में बैठकर पढ़ने का मन है क्या? यार कर क्या रही है इतनी देर से? कब की छुट्टी हो गई लेकिन मैडम का स्कूल से जाने का मन ही नहीं है। हाँ बस आ गई, थोड़ा सा काम रह गया था वही निपटा रही थी। अरे इसका बस चले ना, तू सारा दिन पढ़ती रहे। चल अब जल्दी चल, कहीं वो आइसक्रीम वाला चला न गया हो। ये है तीन बचपन की सहेलियां, राधा, चंचल और स्वाति। तीनों 12वीं की स्टूडेंट थी और बचपन से एक साथ ही पढ़ी लिखी थी। तीनों साथ में स्कूल जाती, स्कूल से घर आती। उनमें राधा थोड़ी शांत और समझदार थी, चंचल बहुत हंसमुख और शरारती थी और स्वाति दिल की बहुत साफ और मेहनती लड़की थी। तीनों के 12वीं के पेपर आने वाले थे, इसलिए शाम को तीनों एक दूसरे के घर जाकर पढ़ाई करती। ऐसे ही तीनों ने वो परीक्षा भी पास कर ली, जिसके बाद तीनों ने एक साथ एक ही कॉलेज में एडमिशन लिए और फिर 3 साल कॉलेज में साथ रहने के बाद उनकी ये पढ़ाई भी पूरी हुई। एक रोज अब तो कॉलेज भी हो गया, अब तो हमारे पेरेंट्स हमारी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। लेकिन सच कहूँ यार, मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को छोड़कर जाने का। मैं कैसे रहूंगी तुम छिपकलियों के बिना। हाँ यार, हम तीनों एक दिन भी ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे खाना ही हजम नहीं हो रहा। तुम लोग चिंता मत करो, देखना हमारी शादी जहाँ भी होगी हम दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ हम एक ही घर में शादी कर लेंगे। क्या बात कर रही है? मतलब हम तीनों सहेलियों का एक पति? चुप कर पगली, मेरा मतलब है 3 भाइयों से। फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगी। तीनों को नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए सच में यही लिख चुकी है। कुछ समय बाद तीनों की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन राधा के घर रिश्ते की बात आई। लड़का अच्छी नौकरी करता था और उसका खुद का घर भी था, पर सबसे खास बात ये थी कि उस घर में 3 भाई थे। माँ, वो तीनों भाई हैं, मतलब बड़ा परिवार होगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। सारी जिम्मेदारियाँ तुझ अकेली पर नहीं आएंगी ना। फिर भी माँ, इतने बड़े परिवार में एडजस्ट कर पाऊंगी? और फिर पता नहीं मेरी देवरानियाँ कैसी आएंगी। वो तो नसीब की बात है बेटी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हारी दोनों सहेलियाँ ही तुम्हारी देवरानी बनकर आ जाएं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। अरे वाह माँ, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं अभी उन दोनों को एक खुशखबरी देकर आती हूँ। राधा भागती हुई चंचल और स्वाति के घर पहुँची। तुम दोनों को एक बात बतानी थी, जल्दी बोल, कहीं मिठाई खाने वाली खबर तो नहीं? हाँ, बात ही ऐसी है, जिस घर से मेरा रिश्ता आया है वहाँ 3 भाई हैं। हाँ तो इसमें इतनी खुश क्यों हो रही है? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरे कुंभ में बिछड़े हुए भाइयों। अरे नालायको, तभी तो कहती हूँ अपनी अक्ल बेकार की चीजों में कम लगाया करो। मेरे कहने का मतलब है, अगर सबको मंजूर हो तो हम तीनों की शादी उसी घर में हो सकती है। फिर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चंचल और स्वाति दोनों खुशी से उछल पड़ी, जिसके बाद तीनों सहेलियां खुशी से गले लग गईं। उनका बचपन का सपना जो सच होने वाला था। कुछ महीनों बाद तीनों सहेलियां एक ही घर की 3 बहुएं बनकर आईं। घर में सास कमला देवी थी और ससुर रामनाथ जी। तीनों भाई भी अलग अलग स्वभाव के थे। बड़ा भाई अमित थोड़ा गंभीर लेकिन जिम्मेदार था। मंझला भाई विकास हंसमुख और मजाकिया और सबसे छोटा भाई समीर थोड़ा गुस्सैल लेकिन दिल का अच्छा। आई तो तीनों बहुएं एक साथ हैं, पर क्या ये तीनों आगे साथ निभा भी पाएंगी? बहुत सी दोस्तियां देखी हैं जो देवरानी जेठानी के रिश्ते में पड़ते ही एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। उधर तीनों बहुएं एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रही थी। अरे यार, घूंघट में दम घुट रहा है, पता नहीं कब तक इसमें ऐसे बैठना पड़ेगा। नहीं, मैं तो इसे हटा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चंचल, यहाँ आसपास और भी औरतें हैं, उन्होंने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया ना तो 100 बातें बनाएंगी। हाँ, कहीं ऐसा न हो फिर सासू माँ पहले दिन ही सास वाला रूप ले ले। अरे चुप रहे, सासू माँ सुन लेंगी तो आफत आ जाएगी। यार ये राधा भी ना कितना डरती है, पहले स्कूल में प्रिंसिपल मैडम से और अब ससुराल आते ही सासू माँ से। तभी कमला देवी उन तीनों के पास आई। फिर कुछ रीति रिवाज करवाने के बाद उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। फिर अगले दिन तीनों पहली रसोई के लिए रसोई में गयी। कुछ देर बाद कमला देवी भी वहाँ आ गयी। आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम तीनों की पहली रसोई है, इसीलिए तुम तीनों मिलकर खाना बनाओ। और हाँ, जो भी बनाओ एकदम बढ़िया बनाना, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर चंचल बोली, बस इतनी सी बात माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ झट से बन जाएगा। जल्दी से तीनों ने बढ़िया से पकवान बनाकर तैयार कर लिए। फिर दोपहर में जब खाना परोसा गया तो मेहमान तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वाह भाई, भाभी आपकी बहुएं तो बड़ी अच्छी हैं, क्या लाजवाब खाना बनाती। यही तो कमाल है हमारा चाचा जी, हम तीनों सहेलियां मिल जाएं तो फिर तो कोई कमी नहीं छोड़ती, हर काम परफेक्ट कर देती है। फिर कमला देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन सरला चाची बहुत चालाक और चुगली करने वाली थी। उसे पसंद नहीं आया कि कोई उसकी जेठानी की बहुओं की तारीफ करे। बड़ी गहरी दोस्ती लगती है तीनों में, लेकिन मैं ये दोस्ती ज्यादा समय तक टिकने ना दूंगी। अब वो बहाने से कुछ दिन वहीं उनके घर ही रुक गई ताकि वो तीनों बहुओं में फूट डलवा सके। उसे उन तीनों बहुओं की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब वो अगले कुछ दिन तक वहीं रुकी रही। अब वो अपनी जेठानी को भड़काने में लग गई। जेठानी जी, ये तीनों बहुएं तो बहुत चालाक लगती हैं, तीनों एक साथ रहती हैं, है तो आखिर तीनों सहेलियां ही ना। कल को पूरा घर अपने कब्जे में कर लेंगी और पता चले आपके हाथों से घर की सारी सत्ता कब्जा ली। अब कमला देवी सोच में पड़ गई।
कमला बहन जरा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। अरे कहो ना, क्या बात है? तुम्हारी बड़ी बहू राधा तो ठीक है, पर बाकी दोनों बहुएं मुझे ठीक ना लगती। दोनों अपनी धुन में रहती हैं। क्यों, क्या हुआ? कल मैंने अपनी आंखों से देखा, चंचल और स्वाति राधा के बारे में बातें कर रही थी। दोनों राधा की बुराइयां कर रही थी। वो दोनों तो उस बेचारी को अलग ही रखती हैं। कमला देवी के मन में हल्का सा शक पैदा हो गया। उसी दिन दोपहर में चंचल और स्वाति रसोई में हंसते हुए काम कर रही थी। और तुझे पता है मैंने उसे क्या कहा? तभी कमला देवी अंदर आई तो दोनों चुप हो गयी। जरूर मेरे आने से पहले ये राधा के बारे में ही बात कर रही थी। क्या बात है, इतनी हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में थोड़ा शक बैठ गया। इधर सरला अपने काम पर लग गई। बेटी शालू, तुम तो बहुत सीधी हो। तुम्हारी बड़ी भाभी राधा बहुत चालाक है। ये सुनकर चंचल चौंक गई। नहीं चाची, राधा तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे तुम नहीं जानती, कल ही वो कह रही थी कि सारा काम उसे ही करना पड़ता है। ये सुनकर चंचल को थोड़ा बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचने लगी कि भला वो मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती है। फिर शाम को तीनों सहेलियां आंगन में बैठी थी। चंचल थोड़ी चुप थी। क्या हुआ शालू, आज इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। अरे तू तो कभी थकती नहीं थी, फिर आज क्या हुआ? लेकिन चंचल का मन कहीं और ही था। उसने कुछ नहीं कहा। इधर सरला ने सबको भड़काना शुरू कर दिया। फिर एक रोज, आज तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी। जो सबसे अच्छा खाना बनाएगी वही मेरी सबसे प्यारी बहू होगी। तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखने लगी। लेकिन माँ जी, हम तो हमेशा मिलकर खाना बनाते हैं। लेकिन आज अलग अलग बनाओ। अब तीनों ने अलग अलग रसोई बनाने का फैसला किया। फिर राधा ने दाल और रोटी बनाई, स्वाति ने सब्जी और पुलाव बनाया, चंचल ने खीर और पकौड़े बनाए। कुछ देर बाद कमला देवी ने तीनों का बना हुआ खाना चखा। जेठानी जी, सच बताओ, तुम्हें सबसे अच्छी बहू कौन लगती है? राधा सबसे समझदार है और उसका बनाया हुआ खाना भी। बस यही बात चंचल और स्वाति ने सुन ली। दोनों को थोड़ा बुरा लगा। उन्हें लगा कि सास सिर्फ राधा को ही पसंद करती है। शाम के वक्त, तू तो सासू माँ की सबसे प्यारी बहू बन गई है। ये क्या कह रही है तू? हाँ, अब तो तू ही घर संभाल। तू उनकी लाडली बहू जो है। तुम दोनों ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो तो बस ऐसे ही। दोनों बिना कुछ कहे काम करने लगी। अब तीनों के बीच पहली बार खामोशी छा गई। पहले जहाँ रसोई में तीनों की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक कमला का पैर फिसल गया और वो गिर गई। ये देख तीनों बहुएं जल्दी से आईं और उन्हें उठाकर बिस्तर पर बिठाया। चंचल तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। जांच करने के बाद डॉक्टर बोला, घबराने की बात नहीं है, बस हल्की चोट है। तीनों बहुओं ने मिलकर सास की सेवा की। फिर कमला को भी एहसास हुआ कि उसने ठीक नहीं किया। उसने उन तीनों से माफी मांगी और साथ ही सरला की सारी चालाकी भी उन्हें बताई। इसके बाद से तीनों को सारी बात समझ आ गई और वो सरला के कमरे में गई और उनका बैग पैक करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस दिन के बाद तीनों सहेलियां फिर से मिलजुल कर रहने। ये कहानी है गांव के शांति निवास की, जहां गांव की ज्यादातर औरतें शांति निवास के आंगन में आकर बैठ जाया करती और तो और वो 4 लोगों की चुगलियां करती रहती। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू पूजा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ पूजा, ओ काजल, कहाँ मर गई सबकी सब? देखो तो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं। जरा जल्दी से 2-4 कप कड़क चाय चढ़ाओ और वो जो कल मठरी बनाई थी वो भी प्लेट में भर कर ले आना। रसोई के अंदर पूजा पसीने में लथपथ खड़ी थी। उसने अपनी देवरानी काजल और नेहा की तरफ देखा और गुस्से में कहा, लो भाई, इनका दरबार फिर से सज गया। अभी तो बर्तन साफ करके हटी थी कि अब फिर से चूल्हा फूंकना पड़ेगा। ये ताई जी तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही रट चुकी हैं। इनके अपने घर में क्या आग लगी रहती है जो दिन भर यहाँ पड़ी रहती हैं? दीदी, आप तो बस चाय की बात कर रही हो। कल बिमला मौसी माँ जी को पट्टी पढ़ा रही थी कि हमारी छोटी बहू नेहा आजकल बहुत सज धज कर रहती है। अब बताओ, जवान लड़की है, सजेगी नहीं तो क्या करेगी? रहने दो काजल दी, इन औरतों का काम ही यही है। माँ जी को भी मजा आता है दूसरों के घरों की बातें सुनने में, पर सेवा तो हमें ही करनी पड़ती है ना। माँ जी तो बस हुक्म सुना देती है, पर ये नहीं सोचती कि हमें भी थोड़ा चैन चाहिए। नेहा तो सही कह रही है, ये आंगन नहीं, ये तो गांव का जंक्शन बन गया है, जिससे देखो मुंह उठाए चला आता है। अब आज देखना, जब तक सूरज ढलेगा नहीं ये औरतें यहाँ से हिलेंगी नहीं। वो तीनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी बाहर से ताई जी तेज आवाज में कहती हैं, अरे शांति, तेरी बहुएं आजकल कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गई हैं। इतनी देर में तो लंका जलकर राख हो जाती, पर अभी तक चाय का धुआं भी नहीं दिखा। कहीं हमारी बहुओं की तरह ये भी दिन भर फोन में तो नहीं लगी रहती? अरे नहीं जीजी, मेरी बहुएं तो बहुत गऊ हैं, गऊ। वो बस अदरक कूटने में वक्त लग रहा होगा। जहां एक तरफ शांति और ताई जी एक दूसरे से बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रसोई में पूजा ने चाय का पतीला जोर से चूल्हे पर पटका। अच्छा, हम सुस्त हैं, अभी बताती हूँ इन्हें। नेहा, तू एक काम कर,
वो फ्रिज में जो पुरानी फफूंद लगी ब्रेड रखी थी ना, उसे निकाल। आज इन्हें ऐसा नाश्ता कराऊंगी ना कि दोबारा यहां आने से पहले पेट का सोचेंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो, माँ जी हमें कच्चा चबा जाएंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद ही यहां आना बंद कर दें। माँ जी का नाम भी खराब ना हो और हमारा भी काम बन जाए। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये औरतें यहाँ इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ सुकून है और इन्हें हमारी बातें करने का मौका मिलता है। अगर हम इस आंगन का माहौल ही ऐसा बना दे कि इनका दम घुटने लगे तो क्या मतलब? साफ साफ बताओ। देखिए, कल जब ये लोग आएंगी तो हम घर का वो काम शुरू करेंगे जो अक्सर अंदर कमरे में करते हैं, और हम माँ जी की हर बात का जवाब ऐसे देंगे कि इन औरतों को लगे कि अब इस घर में इनकी दाल ना गलेगी। इतना बोलकर अब थोड़ी देर बाद पूजा चाय बनाकर अपनी सास के आगे रख देती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह के 10 बजे थे। तब सूरज की रोशनी आंगन में पूरी तरह फैल चुकी थी। विमला मौसी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए शांति के आंगन में पधारती हैं और उनके पीछे पीछे सरोज चाची भी थी। राम राम शांति, आज तो बड़ी शांति है तेरे घर में, बहुएं कहाँ हैं? राम राम जीजी, आओ बैठो, बहुएं अंदर कुछ काम कर रही हैं। पूजा, ओ पूजा, चाय ला रही है कि नहीं? वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी पूजा बाहर आंगन में आती है, लेकिन आज उसके हाथ में चाय का ट्रे नहीं था। उसने आंगन के बीचों बीच एक पुरानी फटी हुई दरी बिछा दी और फिर काजल और नेहा अंदर से 2 बड़े बड़े बोरे लेकर बाहर आई। अरे ये क्या तमाशा है, मेहमान बैठे हैं और तुम ये बोरे यहाँ क्यों खोल रही हो? माँ जी क्या करे, इस बार की फसल में घुन लग गया है, सारा अनाज बाहर निकालकर साफ करना पड़ेगा वरना सब खराब हो जाएगा। पूजा दीदी ने कहा कि आज धूप अच्छी है तो आंगन में ही बैठकर ये काम निपटा लेते हैं। जहां काजल अपनी सास को ये जवाब दे रही होती है तो वहीं नेहा ने बोरा खोला और उसमें से धूल और मिट्टी के साथ गेहूं आंगन में फैला दिया, जिसमें से धूल मिट्टी काफी उड़ने लगती है। वहीं विमला खांसते हुए कहती है, अरे क्या बदतमीजी है, मेरी साड़ी पर मिट्टी डाल दी। शांति, तेरी बहुओं को अकल नहीं है क्या? अरे मौसी जी, गलती हो गई, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब अनाज तो साफ करना ही है, आप लोग थोड़ा उधर खिसक जाइए। पूजा की ये बात सुनकर शांति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, पर वो अपनी बहुओं को मेहमानों के सामने ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। अच्छा ठीक है, ये काम थोड़ी देर के बाद कर लेना, पहले चाय तो पिलाओ। माँ जी, आज चाय बनने में देर लगेगी। रसोई में काजल दीदी ने वो बड़ी वाली मिर्च भुनने के लिए रखी है, पूरे घर में उसकी धांस फैल गई है। आप लोग भी यहाँ मत बैठिए वरना गले में जलन होने लगेगी। नेहा इतना बोलती ही है कि तभी किचन से मिर्ची जलने की तेज धांस आने लगती है। ताई जी जो अभी अभी आई थी, उन्हें जोर जोर से छींके आने लगी। अच्छी अच्छी, अरे राम रे राम, ये क्या जला दिया? मेरा तो दम घुट रहा है। शांति, कैसी बहुएं लाई है तू, इन्हें तमीज नहीं है कि जब मेहमान बैठे हो तो ऐसे काम नहीं किए जाते। हाय 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 हाय। ताई जी क्या करें, माँ जी ने तो कहा था कि इस बार मिर्च का अचार ज्यादा डालना है, अब काम है तो करना ही पड़ेगा। आप लोग भी छींक रहे हैं, बड़े कमजोर फेफड़े हैं आपके। हमारे गांव की औरतें तो मिर्च के ढेर पर बैठकर बातें कर लेती हैं। शांति, आज तो यहाँ बैठना मुमकिन नहीं है, तू अपनी बहुओं को संभाल, हम चलते हैं। जब ये मिर्च का नाटक खत्म हो जाए तब खबर भिजवा देना। हाँ शांति, आज तो मेरा सिर फटने लगा है, ये कैसी गंध फैला रखी है। चलो जीजी चलो, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। जैसे ही औरतें बाहर निकली, नेहा ने जोर से दरवाजा बंद किया और तीनों बहुएं आंगन के बीचों बीच बैठकर खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन तभी शांति उन तीनों पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? मेरी नाक कटवा दी पूरे गांव में। विमला जीजी क्या सोचेंगे? और ये मिर्च, सच में मिर्च भून रही थी या सिर्फ ड्रामा था? माँ जी सच में मिर्च भून रहे थे, पर इतने नहीं जितने हमने धुआं कर दिया। और रही बात ताई जी और विमला मौसी की, तो वो लोग यहाँ सिर्फ चुगलियां करने आती हैं। आपको पता नहीं, कल विमला मौसी बाहर जाकर कह रही थी कि शांति के घर में बहुएं राज करती हैं और शांति तो बस नाम की मालकिन है। क्या विमला ने ऐसा कहा? जिसकी मैंने हमेशा मदद की वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी? हाँ माँ जी, और सरोज चाची कह रही थी कि शांति निवास का आंगन बड़ा जरूर है पर वहां की चाय बड़ी फीकी होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी औरतों की खातिरदारी हम क्यों करें? माँ जी, ये आंगन हमारा है, यहाँ हम चारों बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, पापड़ सुखाएंगे, अचार डालेंगे, पर इन बाहर की औरतों को यहाँ बैठकर आग लगाने का मौका ना देंगे। शांति चुपचाप अपनी बहुओं की तरफ देख रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बहुएं गलत नहीं थी।
वो औरतें आती थीं, उनका समय और शांति दोनों ले जाती थीं और बदले में घर में कलेश के बीज बो जाती थीं। तो तुम लोगों ने ये सब मुझे समझाने के लिए किया? माँ जी, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते थे, पर हमें लगा कि अगर हम सीधे सीधे कहेंगे तो आप बुरा मान जाएंगी, इसलिए हमें ये मिर्च और धूल का नाटक करना पड़ा। पूजा की बात सुनकर शांति अब मुस्कुराती है और अपनी तीनों बहुओं के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम तीनों तो बहुत तेज निकली। मुझे लगा मेरी बहुएं भोली हैं, पर तुम तो पूरी फौज हो। अच्छा सुनो, अब वो मिर्च का तड़का बंद करो और सच में एक बढ़िया अदरक वाली चाय बनाओ। आज हम चारों इसी आंगन में बैठकर पिएंगे और विमला की ऐसी की तैसी करेंगे। इतना बोलकर शांति अब अपनी बहुओं के साथ अपने घर के अंदर जाती है। शांति निवास का आंगन अब पूरी तरह बदल चुका था। पूजा, काजल और नेहा ने मिलकर आंगन में छोटे छोटे फूलों के गमले लगा दिए। अब दोपहर में वहां औरतों की सभा नहीं, बल्कि साफ सफाई और घर के कामों की हंसी ठिठोली होती थी। ऐसे ही एक दिन फिर से विमला मौसी ने अंदर झांकने की कोशिश की। अरे शांति, क्या हो रहा है? चाय चढ़ी है क्या? आओ विमला जी बैठो। पर आज मेरी बहुएं योगा कर रही हैं और उसके बाद वो लोग आंगन की लिपाई करेंगी। अगर तुम्हें मेहनत करने का मन हो तो आ जाओ, वरना चाय तो आज हम शाम को ही पिएंगे। शांति की ऐसी बातें सुनकर विमला उल्टे पैर ही चली जाती है। पूजा रसोई की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसने नेहा और काजल को आंख मारी। देखा, अब माँ जी भी सीख गई हैं। हाँ दीदी, आखिर सास किसकी है? अब इस आंगन में सिर्फ हमारी खुशियां होंगी और माँ जी अब से चाय का ऑर्डर सिर्फ हमारे लिए होगा, इन चुगलखोरों के लिए नहीं। Thanks for watching.